सोचिए किसी की मदद करने के बदले आपको ऐसा रहस्य मिले जो आपकी जिंदगी को नर्क बना दे। हर दरवाजा एक कीमत मांगता है, हर सच्चाई मौत से भी ज्यादा डरावनी साबित होती है और अंधेरे में कोई अनजानी ताकत आपकी हर सांस पर नजर रख रही है। इस कहानी को सुनने के बाद आप किसी की मदद करने से पहले 1000 बार सोचोगे। ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। कहानी की शुरुआत होती है कैरोलिन नाम की लड़की से, जो एक नर्स है, एक हॉस्पिस सेंटर में बुजुर्ग लोगों की देखभाल करती है। वह यह काम नौकरी की तरह नहीं बल्कि मदद के रूप में करती है, जिससे कैरोलिन को खुशी मिलती है। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसकी देखभाल कैरोलिन कर रही थी, लेकिन कैरोलिन देखती है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु से वहां उपस्थित किसी भी शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि सभी पत्थर दिल हो और उस बुजुर्ग के परिवार वाले भी नहीं आए। इसलिए उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामान को कैरोलिन को दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ इसे कचरे में फेंक के आओ। लेकिन कैरोलिन बहुत दयालु थी, इसलिए उस सामान को कचरे में नहीं फेंकती, उसे अपने पास रख लेती है। लेकिन कैरोलिन को बहुत दुख हुआ कि दुनिया कितनी पत्थर दिल है और यहाँ हॉस्पिस सेंटर में भी सभी पत्थर दिल हैं। इसलिए कैरोलिन इस जॉब को छोड़ देती है। कैरोलिन एक हॉस्पिस नर्स है जो कि बुजुर्ग अंतिम सीढ़ियों पर हो उनकी देखभाल करती है। कैरोलिन यह जॉब हॉस्पिस सेंटर या घरों में करती है। अब कैरोलिन ने वह जॉब छोड़ दी है और अब नई जॉब की तलाश में अखबार में एक इश्तिहार देखती है जिसमें टेरेबॉन पेरिस में मरीज की देखभाल करनी होगी, उसके लिए एक हॉस्पिस नर्स की जरूरत है। अब कैरोलिन अपनी दोस्त से मिलने जाती है और इस इश्तिहार के बारे में और जॉब छोड़ने वाली बात को अपनी दोस्त को बताती है। कैरोलिन की दोस्त बताती है कि तुम्हें इस नई जॉब से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और ये जॉब भी बहुत दूर है। लेकिन यहाँ कैरोलिन बोलती है कि भले ही पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन मुझे बुजुर्ग लोगों की सेवा करने में खुशी मिलती है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। दरअसल कैरोलिन बुजुर्ग लोगों की मदद करना चाहती है उनकी सेवा करके, क्योंकि कैरोलिन ने अपने पिता के अंतिम दिनों में अपने पिता की बिल्कुल सेवा नहीं कर पाई और उन्हें खुशी का एहसास तक नहीं कराया और इस बात को लेकर कैरोलिन बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करती है। अब कैरोलिन अपनी नई जॉब के लिए टेरेबॉन पेरिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में कैरोलिन को एक अंधी बूढ़ी औरत और उसकी लड़की मिलती है जो खुद के घर जा रही थी और फाइनली कैरोलिन उस टेरेबॉन पेरिस पहुंच जाती है और देखती है यह घर तो बहुत पुराना है और वहाँ आसपास कोई नहीं है। कैरोलिन आवाज देती हुई घर में प्रवेश करती है क्योंकि गेट खुला हुआ था। उसी घर में दूसरा दरवाजा जो गार्डन की तरफ खुला हुआ था, वहाँ एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठे एक बूढ़े आदमी की बालों की कटिंग कर रही है। फिर वहाँ कैरोलिन की मुलाकात एक ल्यूक नाम के वकील से होती है। यहाँ वकील बिल्कुल दोस्त की तरह बात करता है और बताता है कि बेन बुजुर्ग आदमी है, उन्हें 1 महीने पहले दौरा पड़ा था, तब से बीमार हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसी समय वायलेट आती है और कुछ कैरोलिन को घूर रही है और घूरने के बाद बोलती है ये मेरे घर को नहीं समझ पाएगी और किसी को ढूंढो। यह सुनकर कैरोलिन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ल्यूक बताता है कि वायलेट बूढ़ी है इसलिए वे ऐसा बोल रही हैं। इनकी इन्हीं हरकतों के कारण इससे पहले वाली लड़की भी इस काम को छोड़कर यहाँ से चली गई। अब ल्यूक ने किसी भी तरह कैरोलिन को इस जॉब के लिए राजी कर लिया। अब कैरोलिन अपना सामान गाड़ी में बांधकर वायलेट के घर की तरफ निकल आती है। रास्ते में पेट्रोल डलवाती है, फिर पेट्रोल के पैसे देने के लिए बगल में बनी छोटे से घर की तरफ जाने लगती है। वहाँ कैरोलिन देखती है कि दरवाजे के पास पिसी ईंट की एक लकीर बनी है जिसे पार करके घर में प्रवेश करती है। घर में बहुत सामान ऐसा था जो तंत्र मंत्र के लिए पहले आदिवासी लोग उपयोग करते थे। उसी समय कैरोलिन के सामने वही अंधी बूढ़ी औरत आ जाती है जो रास्ते में मिली थी, जिसे देखकर कैरोलिन डर जाती है। लेकिन उसी समय एक शख्स आता है और पेट्रोल के पैसे लेता है। यह परिवार कैरोलिन को थोड़ा अजीब लगा। यहाँ से कैरोलिन निकल जाती है और फाइनली फिर से टेरेबॉन पेरिस पहुँच जाती है उसी पुराने घर में।
अब कैरलिन अपना पूरा सामान लेकर आई है, यानी कैरलिन यहाँ तब तक रहेगी जब तक बेन ठीक नहीं हो जाता। कैरलिन इस घर में देखती है कि पूरे घर में कहीं भी कोई भी शीशा नहीं है, यह बहुत अजीब है। इसके बाद कैरलिन सीधा बेन के कमरे में जाती है, जहाँ बेन बेड पर लेटा हुआ है। बेन बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। बेन की देखभाल के लिए ही कैरलिन यहाँ आई है। यहाँ कैरलिन अपने बारे में बेन को बताती है। उसी समय बेन कैरलिन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। कैरलिन अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। यहाँ कैरलिन को ऐसा लगा जैसे बेन कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसी समय वायलेट आ जाती है और बोलती है बेन की दवाइयाँ खिलाने का समय हो गया है। वायलेट यहाँ दवाइयाँ खिलाने का समय भी बताती है कि सुबह और शाम दोनों टाइम टू टाइम दवाइयाँ देनी है। यहाँ कैरलिन पूछने लगती है ये किस प्रकार की दवाइयाँ हैं। वायलेट बताती है कि ये बेन को कभी कभी दौरे पड़ते हैं, इसलिए दवाइयाँ देनी पड़ती है। यहाँ वायलेट कैरलिन से कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो, फिट भी हो। मुझे पता है तुमने अपने शरीर पर बहुत सारे टेटूज बनवा के रखे होंगे, लेकिन यहाँ कैरलिन मना कर देती है कि मैंने कोई टेटूज नहीं बनवाए हैं। वायलेट ने टेटूज के बारे में ऐसा क्यों पूछा, ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। वायलेट आगे अपने बारे में बताती है कि हमने 1962 में यह घर 2 भाई बहन मार्टिन और ग्रेस से खरीदा था। यहाँ वायलेट मार्टिन और ग्रेस की तस्वीर को बताती है कि ये थे वो भाई बहन। इनकी तस्वीर हम इसलिए रखते हैं ताकि घर की यादों को जिंदा रखा जा सके। बेन को ऊपर वाले कमरे में दौरा पड़ा था, वहाँ चीनी, मिट्टी और क्रिस्टल का सामान रखा है, वहाँ तुम मत जाना। इसके बाद वायलेट कैरलिन को एक चाबी देती है, जिस चाबी का नाम है स्केलेटन की, जिससे इस घर के किसी भी दरवाजे को खोला जा सकता है। एक स्केलेटन की वायलेट के पास भी है, लेकिन यहाँ कैरलिन पूछने लगती है कि इस घर में कहीं भी, बल्कि बाथरूम में कोई भी आईना नहीं है, ऐसा क्यों। यहाँ वायलेट बताती है अब हम बूढ़े हो गए हैं, शीशे में अपनी चेहरे की झुर्रियाँ देखना हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमने सभी आईनों को बेच दिया। अगर तुम्हें आईने की जरूरत है तो तुम अपने लिए एक छोटा सा आईना ले आना। और यहाँ वायलेट इस घर में रहने के कुछ नियम और तरीके भी बताती है और बोलती है मेरे पति। कैरलिन स्केलेटन की से कमरे को खोलती है और प्रवेश करती है। कमरे की हालत ऐसी है जैसे कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जिसमें एक और तस्वीर रखी थी, जिसमें 4 लोग थे, 2 भाई बहन और 2 पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल। ये कौन है, ये कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद कैरलिन बेन को अच्छे से नहला धुलाकर सफाई से गार्डन में ले जाती है, जहाँ वायलेट पेड़ पौधा लगा रही है। वायलेट कैरलिन से बोलती है कि ऊपर वाले कमरे में बीज रखे हैं, उन्हें लेकर आओ, मुझे लगाने हैं। कैरलिन स्केलेटन की से कमरे को खोलती है और प्रवेश करती है। कमरे की हालत ऐसी है जैसे कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसी कमरे में अंदर की तरफ एक और कमरा है, जिसके गेट को खटखटाने की आवाज कैरलिन को आती है। जब कैरलिन उस गेट के पास जाती है तो वह आवाज आना बंद हो जाती है। उस गेट से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि कोई अंदर से इस गेट को खटखटा रहा हो। और फिर कैरलिन ने वह गेट उस स्केलेटन की से खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुला। यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि कैरलिन के पास जो चाबी है उससे इस घर के किसी भी दरवाजे को खोला जा सकता है, लेकिन ये नहीं खुला। अंदर से ऐसे आवाज आ रही थी मानो अंदर कोई है। उसी समय जिस कमरे में कैरलिन है, उस कमरे का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है, जिससे कैरलिन डर जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। इसके बाद कैरलिन वायलेट से पूछने लगती है जो कमरा ऊपर का बंद है, उसमें बेन को दौरा पड़ा था, उस कमरे में ऐसा क्या है जिससे उसे बंद रखा है। यहाँ वायलेट मना करती है और बोलती है मुझे नहीं पता उसमें क्या है, मैं कभी नहीं गई। यहाँ से वायलेट चली जाती है, लेकिन कैरलिन को इतना समझ में आ चुका है कि वायलेट कुछ छुपा रही है। इस घर में कुछ तो अजीब है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और इस घर में कोई तो है जो कैरलिन पर नहाते समय, सोते समय, हर दम नजर रख रहा है। आधी रात को बाहर तेज बारिश हो रही है और कैरलिन को सोते समय इस घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे कैरलिन की नींद खुल जाती है। कैरलिन तुरंत दौड़कर बेन के कमरे में आती है। वहाँ देखती है बेन ना तो बेड पर है और ना ही व्हील चेयर पर। यह देखकर कैरलिन डर जाती है और इधर उधर बेन
को देखने लगती है। कैरलिन को समझ आ जाता है कि बेन का दरवाजा बंद था, यानी कि बेन खिड़की से कहीं गया है। कैरलिन वायलेट को आवाज लगाती है और खिड़की से बेन को देखती है तो बेन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वह चल नहीं सकता, इसलिए खिसक खिसक कर चल रहा है। बेन ऊपर से नीचे जमीन पर गिर जाता है। कैरलिन जल्दी से बेन के पास जाती है। उसी समय वायलेट भी आ जाती है। वायलेट बोलती है कि इन्हें फिर से दौरा पड़ा है, जल्दी व्हील चेयर लेकर आओ। जब कमरे में कैरलिन व्हील चेयर लेने के लिए जाती है तो वहाँ देखती है कि बेन ने एक गमले को तोड़ दिया था और पर्दे पर बड़े अक्षरों में लिख दिया था हेल्प मी। इससे कैरलिन को ये पता चल जाता है कि बेन किसी मुसीबत में है। फिर कैरलिन उस पर्दे को छुपा कर रख देती है और व्हील चेयर लेकर आती है। जब बेन को व्हील चेयर पर बिठाया जाता है तब बेन कैरलिन की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि बेन मदद की भीख मांग रहा हो, उसे सख्त मदद की जरूरत हो। कैरलिन भी ये बात अच्छे से समझ जाती है कि बेन मुसीबत में है। अगले दिन सुबह कैरलिन देखने लगती है कि बेन कहाँ जाना चाह रहा था। कैरलिन देखती है कि सामने वाली नदी और उसके किनारे पर एक छोटी सी नाव है, यानी बेन यहाँ से भागना चाह रहा था। लेकिन उसी समय यहाँ ल्यूक भी आ जाता है। इसके बाद कैरलिन ल्यूक को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ वह उस पर्दे को निकालती है जिस पर बेन ने हेल्प मी लिखा था। लेकिन कैरलिन देखती है उस पर्दे पर कुछ भी नहीं लिखा है। दरअसल ल्यूक को कैरलिन इस पर्दे को दिखाने के लिए कमरे में लाई थी, लेकिन पर्दे पर कुछ भी नहीं लिखा था। पर्दा एकदम साफ था, जिससे कैरलिन को लगता है कि शायद जल्दबाजी में सही से देख नहीं पाई, शायद ये मेरा वहम है। यह कैरलिन ल्यूक से बोलती है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि बेन को मदद की जरूरत है? लेकिन यहाँ ल्यूक कोई जवाब नहीं देता और उसी समय वायलेट आती है और ल्यूक को अपने साथ जायदाद के बारे में बात करने के लिए ले जाती है। जब वायलेट घर के बाहर सफाई कर रही होती है तब मौका देखकर कैरलिन फिर से उस कमरे में जाती है, जहाँ अंदर एक और कमरा है जिसका पिछली बार लॉक नहीं खुला था। इस बार कमरे का लॉक कैरलिन अपने बालों की पिन से खोलती है, लेकिन उस पिन से गेट के लॉक में से एक चाबी का टुकड़ा निकलता है, यानी इससे पहले यहाँ कोई आया होगा जिसकी चाबी इसमें टूट गई होगी। फिर कैरलिन अपनी स्केलेटन चाबी से लॉक को खोलने की कोशिश करती है। इस बार लॉक खुल जाता है। अब इस कमरे में कैरलिन प्रवेश करती है और चारों तरफ देखती है। कमरे के अंदर चारों तरफ सिर्फ जादू, टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित सामान रखा है। इस कमरे में कैरलिन को एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें कुछ तंत्र मंत्र लिखे हैं, जिसमें पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल की फोटोज मिलती है और एक अंगूठी भी मिलती है जो जमीन पर पड़ी थी। इस कमरे में बहुत अजीब अजीब चीजें रखी हैं जिन्हें कैरलिन ध्यान से देखती है। वहीं दूसरी तरफ घर में वायलेट कैरलिन को ढूंढ रही है। वायलेट को शक होता है कि कैरलिन पक्का उसी कमरे में गई होगी। फिर वायलेट भी उसी कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन वायलेट की आवाज सुनकर कैरलिन उसी कमरे में छुप जाती है। वायलेट को कमरे का गेट खुला मिला। वायलेट सोचती है कि कैरलिन इस कमरे के गेट को लगाना भूल गई है और फिर बाहर से गेट को लगाकर वहाँ से चली जाती है। कैरलिन इस कमरे में देखती है कि इस कमरे में तो बहुत सारे शीशे रखे हैं। पूरे घर के सभी शीशे इसी कमरे में रख दिए हैं। इस कमरे से कैरलिन एक कैसेट को लेती है जिसमें कुछ रिकॉर्ड है और बाहर निकल आती है। शहर में जाकर एक जगह इस कैसेट की रिकॉर्डिंग को सुनती है। इसमें अजीब अजीब मंत्र बोले जा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। उसी समय वहाँ कैरलिन की दोस्त आ जाती है, वह भी इस ऑडियो को सुन लेती है। इसके बाद कैरलिन अपनी दोस्त को उस कमरे के बारे में बताती है और वहाँ पर रखे सभी सामान के बारे में भी बताती है। कैरलिन की बातें सुनकर उसकी दोस्त बोलती है, तुम हुडू वाले कमरे में गई। हुडू आदिवासियों की काली तांत्रिक विद्या है। मेरी आंटी भी हुडू जानती है, इसलिए मुझे इस बारे में जानकारी है। यह काली तंत्र विद्या तभी असर करती है या नुकसान पहुंचाती है जब तक तुम हुडू पर विश्वास नहीं करती हो। जिस दिन तुमको इस पर विश्वास हो जाएगा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल कैरलिन तंत्र मंत्र, जादू, टोना ऐसी चीजों को नहीं मानती, यानी कि हुडू जैसी काली विद्याओं को भी नहीं मानती। कैरलिन की दोस्त बताती है कि मेरी आंटी तंत्र मंत्र की विद्या के लिए सामान इस दुकान से खरीदती है। कैरलिन और उसकी दोस्त दूर से ही दुकान को देख लेते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाते। इस दुकान में जादू टोना वाला सामान मिलता
है। दरअसल कैरोलिन की दोस्त भी हुडू नामक तांत्रिक विद्या पर विश्वास नहीं करती है, उसने भी इसके बारे में सिर्फ सुना है। शाम को फिर से कैरोलिन उस घर में आ जाती है और वायलेट कैरोलिन से गुड नाइट बोलती है, जबकि वायलेट का गेट लगा था। फिर भी वायलेट को पता चल गया कि कैरोलिन आ गई है। यहाँ भी कैरोलिन को अजीब लगा। जब सुबह होती है तो वायलेट देखती है कि बैन के कमरे में एक शीशा लगा है जो कैरोलिन ने लगाया है, क्योंकि कैरोलिन उस कमरे से एक शीशा ले आई। यह देखकर वायलेट गुस्से में कैरोलिन को जगाती है और बोलती है, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है, मुझे इस घर में कहीं भी आईना नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ कैरोलिन बोलती है, मैंने वो कमरा देखा है जहाँ तुम कभी नहीं जाती। अब मुझे तुम बताओ इस हवेली में क्या हुआ था, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह सुनकर वायलेट इस घर का इतिहास बताने लगती है। वायलेट बताती है, आज से 90 साल पहले इस घर में थॉप नाम का एक घमंडी आदमी अपनी फैमिली और 2 नौकरों के साथ रहता था। गरीबों को लूटकर वो अमीर बनाता। उसके 2 नौकर का नाम पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल था। दोनों पति पत्नी थे। दोनों नौकर को खतरनाक काली तांत्रिक विद्या आती थी। दोनों नौकर इस काली विद्या से गरीबों की मदद किया करते थे, लेकिन घर के मालिक को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि दोनों नौकर को काली तांत्रिक विद्या आती है। एक दिन इस घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। उस पार्टी में पूरे शहर के अमीर लोग आए थे। जब पार्टी चल रही थी तब पता चला कि पार्टी में बच्चे और नौकर पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब सभी मेहमान बच्चों को ढूंढने लगे। मेहमान जब नौकर के कमरे में गए तो वहाँ पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल दोनों काली तांत्रिक विद्या कर रहे थे और दोनों बच्चे यानी भाई बहन वहीं बैठे थे। नौकरों की हालत ऐसी हो रही थी जैसे उन्हें दौरा पड़ रहा हो। लेकिन यह सब देखकर मेहमानों और घर के मालिक को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद दोनों नौकरों को बाहर जिंदा जला दिया और वे दोनों नौकर उसी कमरे में रहते थे जिस कमरे में अब ये सब सामान रखा है। उसके बाद थॉप का बैंक बर्बाद हो गया और थॉप उसकी पत्नी ने खुद की जान ले ली। इस घर में सिर्फ वो 2 भाई बहन बचे। 1962 तक दोनों भाई बहन इस घर में रहे। उसके बाद हमने इस घर को ले लिया, तब से हम इस घर में रह रहे हैं। लेकिन इस घर के आईनों में वो नौकर पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल आज भी नजर आते हैं, जिसके कारण इस घर में कहीं भी कोई भी शीशा नहीं रखा जाता है। वायलेट ये भी बताती है कि उन आत्माओं ने मेरे पति के साथ जो किया है वो मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। मैंने यह राज अभी तक इसलिए छुपा कर रखा, कहीं तुम ये जानकर दूसरी लड़कियों की तरह यहाँ से चली जाओगी और यह जॉब छोड़ दोगी। अब यहाँ कैरोलिन को वायलेट पर पूरा भरोसा हो जाता है। अब तक जो सोचा सब गलत सोचा, लेकिन जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि कैरोलिन इन सब चीजों भूत प्रेत आत्माओं पर भरोसा नहीं करती है और वायलेट को एक अंधविश्वासी मानती है। इसलिए कैरोलिन इस घर को छोड़कर नहीं जाती है। अगले दिन सुबह कैरोलिन बैन को नहला रही है। यहाँ कैरोलिन के पास एक छोटा आईना है जिसमें वो खुद का चेहरा देखती है। फिर सोचती है कि वायलेट ने बोला था कि वो 2 नौकर आज भी शीशे में नजर आते हैं। यह जानने के लिए उस शीशे को बैन के सामने कर देती है, जिससे बैन बहुत ज्यादा डर जाता है और शीशे को दूर फेंक देता है। यह देखकर कैरोलिन को ये समझ आ जाता है कि वो नौकर बैन को नजर आते हैं। फिर हम कैरोलिन को शहर जाते हुए देखते हैं, जिसे वायलेट भी देख रही है। कैरोलिन सीधा उस दुकान में जाती है जहां हुडू तांत्रिक शक्तियों से संबंधित सामान मिलता है। यहाँ कैरोलिन महिला से पूछती है कि बाहर जो ईंट की धूल से जो लकीर बनाई है उससे क्या होता है, क्योंकि पिसी हुई ईंट की लकीर एक अंधी बूढ़ी औरत के दरवाजे पर देखी थी। यहाँ महिला बताती है, कोई आपका दुश्मन जो काली तांत्रिक विद्या से ग्रसित या काला जादू करने वाला हो या हुडू तंत्र से ग्रसित हो, वह उस रेखा को पार नहीं कर सकता और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैरोलिन महिला को बताती है कि मुझे एक शख्स के बारे में पता करना है कि कहीं उस शख्स पर किसी ने काला जादू तो नहीं किया है। यह सुनकर महिला कैरोलिन को कुछ सामान देती है। इसके बाद कैरोलिन अपनी दोस्त से मिलने जाती है। उसकी दोस्त समझाती है कि इन चक्करों में मत पड़ो, वो तुम्हारे कोई नहीं लगते, कोई दूसरी जॉब कर लो। लेकिन यह कैरोलिन एक बात नहीं सुनती, वापस उस घर में आ जाती है और जो कुछ लेकर आई है बैन के सामने उस सामान का उपयोग करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस महिला ने बताया था। इस रिचुअल क्रिया को करने के बाद बैन कुछ बोलने की कोशिश करता है। दरअसल ये रिचुअल क्रिया बैन को काली तंत्र मंत्र से बाहर
निकालने के लिए थी। और इस क्रिया के बाद बेन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बारे में वायलेट को पता चल जाता है। बेन कैरोलिन से बोलता है मुझे बचाओ और आगे कुछ बताने ही वाला होता है। उसी समय वायलेट आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर फिर से बेन को कुछ होने लगता है, लेकिन यहाँ वायलेट कैरोलिन को यहाँ से भगा देती है, जैसा कि वायलेट को पता चल गया हो कि यहाँ कैरोलिन ने कुछ किया है। कहीं ना कहीं अब कैरोलिन समझने लगी है कि ये तंत्र मंत्र काम करते हैं और इस चीज पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगती है। उसी रात को कैरोलिन को बहुत डरावने सपने आते हैं, उसी हुडू काले जादू से संबंधित, जिसमें कोई कैरोलिन के बाल काट कर ले जाता है और काला जादू करता है। जो सपना इतना डरावना था कि कैरोलिन की नींद खुल जाती है। जागने के बाद कैरोलिन छोटे से शीशे में गेट की तरफ देखती है, जिसमें उसे कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर कैरोलिन डर जाती है। वह तुरंत कमरे से बाहर आकर देखती है, वायलेट को आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन सच बात तो यह है कि वहीं बगल में दीवार से वायलेट छिपी हुई थी, यानी सच में वायलेट कैरोलिन के कमरे में गई थी और कैरोलिन के बाल भी काटे। लेकिन कैरोलिन को ये सब अभी भी नहीं पता है। यहाँ पता चलता है कि वायलेट ही कुछ ना कुछ काला जादू कर रही है, और जब से कैरोलिन यहाँ आई है तब से वायलेट की अजीब अजीब हरकतें देखी गई है। अगली सुबह कैरोलिन यहाँ से सामान पैक करके जाने लगती है, लेकिन उसी समय कैरोलिन की नजर बाहर व्हील चेयर पर बैठे बेन पर जाती है, जिसे देखकर कैरोलिन को अपने पापा की याद आती है, क्योंकि कैरोलिन अंतिम दिनों में अपने पापा की मदद नहीं कर पाई थी। और यहाँ कैरोलिन भावनाओं में बह जाती है और सामान पैक करना बंद कर देती है। अब कैरोलिन सीधा लूकी के पास जाती है और उस कमरे की तस्वीरें और उसमें जो सामान रखा है उसके बारे में बताती है, लेकिन यहाँ लूके को कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर कैरोलिन पूछने लगती है मुझे उस लड़की के पास ले जाओ जो मेरे से पहले उस घर में काम करती थी। ल्यूके कैरोलिन को उस लड़की के पास ले जाता है जो लड़की उस घर में काम करती थी, लेकिन उसने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उस घर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। यहाँ यह लड़की कैरोलिन को बताती है कि उस घर में बहुत कुछ है जो किसी को नहीं पता। वायलेट ही है जो काला जादू करती है, क्योंकि उस घर के पहले मालिक दो भाई बहन थे जिन्होंने यह घर बेचा, और घर बेचते ही उन भाई बहन की मौत दौरा पड़ने से हो गई। वैसा ही कुछ बेन के साथ हुआ होगा। यहाँ लड़की कैरोलिन से पूछती है क्या तुम्हें काली शक्तियों या हुडू जैसी तांत्रिक विद्याओं पर विश्वास है। यहाँ कैरोलिन बताती है ऐसी चीजों पर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कभी कभी यकीन होने लगता है। यहाँ लड़की कैरोलिन से साफ साफ बोल देती है कि तुम्हें इन सब पर यकीन होने से पहले उस घर को छोड़ दो, यानी कि उस घर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ काली शक्तियां हैं वो तभी किसी इंसान पर असर करेंगी जब उस इंसान को जादू, टोना, हुडू जैसी रिचुअल क्रियाओं पर यकीन हो। अब तक कैरोलिन इन सब पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा कैरोलिन इन सब पर यकीन करने लगी है। अब कैरोलिन और लूके घर के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में कैरोलिन की नजर एक घर पर पड़ती है जिस घर में वह अंधी बूढ़ी औरत रहती है जो हुडू या काली शक्तियों के बारे में जानती है, क्योंकि उस अंधी औरत के दरवाजे पर हमेशा पिसी हुई ईंट से लकीर बनी रहती है। कैरोलिन और लूके उस बूढ़ी औरत के घर जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजे पर ईंट की लकीर बनी थी जिसे दोनों देखने लगते हैं। यहाँ ल्यूक बोलता है पहले आप। फिर कैरोलिन अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद ल्यूक भी घर में आ जाता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि ल्यूक ने कैरोलिन को पहले अंदर क्यों भेजा, यह आपको आगे समझ में आ जाएगा। अंदर वह बूढ़ी औरत बैठी थी जिसे कैरोलिन बलिदान रिकॉर्ड के बारे में पूछने लगती है। ये वही रिकॉर्ड होता है जो कैरोलिन ने उस कमरे से चुराया था जिसमें अजीब अजीब मंत्र थे। यहाँ बूढ़ी औरत बताती है इस बलिदान मंत्र की खोज पापा जस्टिफाई ने की, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले ही पापा जस्टिफाई और उसकी बेचारी पत्नी को मार दिया था। इस मंत्र के उपयोग से कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है। इन मंत्रों के द्वारा कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की उम्र को छीन सकता है। यहाँ कैरोलिन को कुछ जानकारी मिली लेकिन पूरी नहीं मिली, लेकिन यहाँ कैरोलिन को ये सब जानकर पता चल चुका है वायलेट काला जादू करती है और वो बेन को मारना या नुकसान पहुंचाना चाहती है। और यह सब बातें कैरोलिन ल्यूको को बताती है, लेकिन ल्यूको एक वकील है इसलिए वो बोलता है कि बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता, पहले उस घर से सबूत लेकर आओ। यह सुनकर कैरोलिन आ
आज रात सबूत लेने के लिए उस घर में जाती है। कैरलिन कमरे में जाकर सीधा अपने बैग में उस रिचुअल क्रिया की विधि वाली बुक को ढूंढने लगती है, लेकिन वह बुक उस बैग में नहीं है। वहीं दूसरे कमरे में हम देखते हैं उस बुक के एक पेज को वायलेट फाड़ लेती है, यानी कि वायलेट ने ही उस बुक को कैरलिन के बैग से निकाल लिया। यानी कि जिस दिन से कैरलिन इस घर में आई है उस दिन से हर समय वायलेट ही नजर रख रही थी। अब कैरलिन घर के सामने वाले चैम्बर से पिसी हुई ईंट लेकर आती है, क्योंकि पिसी ईंट की लकीर को काली शक्तियां पार नहीं कर सकती। कैरलिन खुद के दरवाजे पर लकीर बना देती है और ढक देती है, फिर वायलेट को बुलाती है कुछ दिखाने के लिए, लेकिन वायलेट को पहले ही पता चल जाता है कि कैरलिन ने दरवाजे पर लकीर बना दी है, इसलिए वायलेट उस लकीर को क्रॉस नहीं करती है और कमरे के दरवाजे के बाहर से ही बात करती है। कैरलिन ने बहुत बार बुलाया लेकिन वायलेट अंदर नहीं आई और यहाँ वायलेट कैरलिन से बोलती है कि बैन को दवाइयाँ देने के बाद आज रात तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए आना, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। यहाँ वायलेट कैरलिन को बोलने तक का मौका नहीं देती और चली जाती है। कैरलिन आज रात बैन को दवाइयाँ नहीं देती है, क्योंकि कैरलिन को पता चल गया है कि ये दवाइयाँ गलत हैं और वायलेट इन दवाइयों को इसलिए देती है ताकि बैन कुछ बोल ना सके। कैरलिन शक्कर में कुछ मिलाती है, लेकिन जब टेबल पर खाना खाने के लिए कैरलिन और वायलेट बैठी तो वहाँ वायलेट आज बिना शक्कर के ही चाय पीती है, बल्कि कभी भी बिना शक्कर के वायलेट चाय नहीं पीती थी, क्योंकि वायलेट को पहले ही पता चल गया था कि इसमें कुछ मिला है। यहाँ कैरलिन भी खाना नहीं खाती है, क्योंकि खाना वायलेट ने बनाया है। वायलेट ने बहुत कोशिश की, कई बार कहा खाना खाने के लिए, लेकिन कैरलिन ने बिल्कुल खाना नहीं खाया। अचानक लाइट चली जाती है, वायलेट कैंडल लेने के लिए चली जाती है। इस बीच कैरलिन जूस में कुछ मिला देती है। थोड़ी देर बाद वायलेट कैंडल लेकर आती है और फिर जूस पीने से दवाई का असर वायलेट पर हो जाता है, जिससे वायलेट बेहोश हो जाती है। वायलेट बेहोश होने से पहले एक कागज का टुकड़ा निकालती है और उसे पढ़कर मंत्र बोलने लगती है, लेकिन कैरलिन उस कागज के टुकड़े को छुड़ा लेती है। अब कैरलिन बैन को यहाँ से ले जाना चाहती है। कैरलिन वायलेट के कमरे में जाती है ताकि सबूत ढूंढ सके, जहाँ उसे वह पर्दा मिलता है जिस पर हेल्प मी लिखा था और खुद के बाल भी मिलती हैं जो रात को सोते समय वायलेट ने कैरलिन के काटे थे। अब कैरलिन यहाँ से बैन को ले जाने लगती है। बाहर तेज बारिश हो रही है, तब तक वायलेट को होश आ जाता है और कैरलिन गाड़ी में बैन को बिठाती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन गेट का वायलेट ने लॉक लगा दिया था ताकि यहाँ से कैरलिन ना भाग सके। लॉक बहुत मजबूत था, उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसलिए कैरलिन उसे गाड़ी से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक तोड़ने के चक्कर में गाड़ी खराब हो जाती है और तब तक बंदूक लेकर वायलेट भी आ जाती है, जिस कारण कैरलिन बैन को घर के बाहर चैम्बर में छुपा देती है ताकि बाद में बैन को ले जा सके। फिर यहाँ से कैरलिन उस छोटी सी नाव की सहायता से नदी के रास्ते यहाँ से भाग जाती है। नदी का सीधा रास्ता शहर की तरफ जाता है। किसी भी तरह कैरलिन रोड तक पहुँच जाती है। वहाँ से लिफ्ट मांगकर सीधा लूके के घर जाती है और जो जो सबूत लेकर आई है वह सब लूके को बताती है। लूके को सब बताती है कि वायलेट ने मुझे मारने की कोशिश की, बैन को भी नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन यहाँ लूके कोई भी जवाब सही से नहीं दे रहा है, मानो कि वह बातों को उलझा रहा है या यहीं पर टाइम पास कर रहा है, जिसे देखकर कैरलिन को थोड़ा अजीब लगा। फिर लूके फोन पर वायलेट से बात करने लगता है और बातें करते करते म्यूजिक लगा देता है। यह म्यूजिक वही म्यूजिक है जो अक्सर वायलेट खुद के घर में हमेशा सुनती रहती है। अब कैरलिन को लूके पर शक हो जाता है, इसलिए कैरलिन कमरे में इधर उधर देखने लगती है। टेबल पर कैरलिन के बहुत फोटोज पड़े थे और अलमारी में टूटी चाबी और वो अंगूठी मिलती है जिस अंगूठी को कैरलिन ने उस कमरे में देखा था। यह सब देखकर कैरलिन समझ जाती है कि लूके वायलेट के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर कैरलिन को एक टूटी चाबी भी मिली है। जब कैरलिन ने उस कमरे में पहली बार प्रवेश किया तब उसी कमरे में एक और दरवाजा था
जो एक और कमरे का था। उस समय उस गेट के खटखटाने की आवाज आ रही थी। आपको याद दिला दूं, लूके और वायलेट दोनों मिलकर ये सब कर रहे थे ताकि कैरलिन को इन सब पर विश्वास दिला सकें। जानबूझकर वायलेट ने कैरलिन को ऊपर वाले कमरे में बीज लेने के लिए भेजा था। जब वहां कैरलिन बीज लेने गई तो वहां गेट खटखटाने की आवाज आ रही थी। दरअसल उस दूसरे वाले कमरे में पहले से ही लूके छुपा हुआ था, जिसके कारण कैरलिन ने वह दरवाजा खोलने की कोशिश तो की थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था क्योंकि अंदर से पहले से ही लूके ने अपनी चाबी फंसा कर रखी थी, जिसके कारण लूके की चाबी का छोटा सा हिस्सा टूटकर उसी लॉक में अटक गया था। जो टूटा हुआ हिस्सा दूसरी बार कैरलिन को मिला और जो अंगूठी कैरलिन को उस कमरे में मिली वह अंगूठी लूके के घर अलमारी में मिली और उसी अलमारी में वह चाबी भी मिली है जो टूटी हुई है। लूके ने कैरलिन को उस घर में बुलाने के लिए बहुत पहले से ही जाल बिछाया था, इसलिए लूके के घर कैरलिन की बहुत सारी तस्वीरें मिली। कैरलिन यह सब देखकर कुछ सोच पाती उससे पहले पीछे से लूके ने कैरलिन को बेहोश कर दिया और गाड़ी में डालकर फिर से वायलेट के पास ले आता है। यहाँ वायलेट लूके से बोलती है कि इसने बेन को कहीं छुपा दिया है, अगर वो भाग गया तो हम वो रिचुअल क्रिया नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेन सभी को हमारे बारे में बता देगा। यहाँ कैरलिन लूके से बोलती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम इस औरत की मदद क्यों कर रहे हो। यहाँ लूके कोई जवाब नहीं देता। यहाँ कैरलिन को ये भी पता चल गया है कि इन्हें बेन की नहीं बल्कि मेरी जरूरत है। यहाँ कैरलिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। कैरलिन वायलेट को बेन का पता बता देती है कि बेन को मैंने बाहर वाले चैम्बर में छुपा कर रखा है और यह सुनकर वायलेट बाहर वाले चैम्बर की तरफ चली जाती है। कैरलिन ने खुद के कमरे के गेट पर पिसी ईंट की लकीर बनाई है, उससे खुद की सुरक्षा कर सकती है और ऐसा ही होता है। कैरलिन लूके से बोलती है कि मुझे कमरे से अपनी पिता की फोटो लेनी है बस, और इस बहाने से कैरलिन खुद को कमरे में बंद कर लेती है। ईंट की लकीर के कारण लूके कमरे में प्रवेश नहीं कर पाता। कैरलिन को ऐसा लग रहा है कि हूडो के तंत्र मंत्र सीखने के लिए लूके वायलेट की मदद कर रहा है। कमरे की खिड़की को तोड़कर वहाँ से कैरलिन भागती है और बाहर से पिसी ईंट के डिब्बे लेकर आती है और फिर हर दरवाजे पर लकीर बनाने लगती है जिससे लूके और वायलेट अंदर नहीं आ पाते। लेकिन एक दरवाजे पर जैसे ही लकीर बनाने वाली होती है वायलेट आ जाती है। यहाँ वायलेट और कैरलिन के बीच खींचातानी होने लगती है जिससे कैरलिन वायलेट को सीढ़ियों से गिरा देती है। गिरने के कारण वायलेट के घुटने टूट जाते हैं, अब वह चल नहीं सकती। कैरलिन मदद मांगने के लिए पुलिस के लिए कॉल करती है लेकिन तार कटा हुआ था। इस घर में एक लिफ्ट भी है जिस पर बैठकर कोई भी आसानी से ऊपर वाले कमरे में आ सकता है। उस लिफ्ट की सहायता से तब तक वायलेट ऊपर आ जाती है। अब कैरलिन खुद को बचाती हुई उस कमरे में आ जाती है जिस कमरे में पहले पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल हूडू की तंत्र रिचुअल क्रिया करते थे। यहाँ कैरलिन खुद को उस कमरे में बंद कर लेती है और अब कैरलिन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। उस कमरे में पहले से ही बहुत तैयारी थी, जैसे चारों तरफ कैंडल जल रही थी और बीच में थोड़ी सी जगह थी बैठने के लिए। यहाँ कैरलिन के पास वह कागज का टुकड़ा है जो वायलेट से चुराया था। उसमें एक विधि दी है इस सब से बचने के लिए। उस कागज में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा कैरलिन करती है और खुद को एक सर्कल में बंद कर लेती है। तब तक वायलेट भी आ जाती है, वह जमीन पर घसीटती हुई आती है। यहाँ इस कमरे में लूके पापा जस्टिफाई का बलिदान मंत्र चालू कर देता है। यहाँ वायलेट बताती है कि अब तुम किसी भी हालत में बच नहीं सकती क्योंकि शुरू में तुमको इस पर विश्वास नहीं था लेकिन अब तुमको इस पर विश्वास है। दरअसल कैरलिन को हूडू रिचुअल क्रिया पर विश्वास नहीं था और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक यह जादू टोना काम नहीं करता है। विश्वास दिलाने के लिए धीरे धीरे कैरलिन को जाल में फंसाया और हाँ, जो कोई उस पापा जस्टिफाई रिकॉर्डिंग किए गए मंत्रों को सुन लेता है तो हूडू की रिचुअल करने में आसानी हो जाती है। इसलिए वायलेट ने जानबूझकर कैरलिन को वो कमरे से चुराने दिया। यह सब एक जाल था कैरलिन को फंसाने का और अनजाने में कैरलिन इस जाल में फंस गई। यहाँ अब इस कमरे में पापा जस्टिफाई के मंत्र गूंज रहे हैं और कैरलिन के चारों तरफ शीशे भी लगे हैं। उसी समय वायलेट एक शीशे को पकड़कर कैरलिन के सामने खड़ी हो जाती है। मंत्र
मंत्रों का असर कैरलिन पर होने लगता है, जिससे वह यहाँ से हिल भी नहीं पा रही है, ना ही भाग सकती। कमरे के बाहर लूके भी मंत्र बोल रहा है। यहाँ कैरलिन बोलती है, मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है, और खुद को शीशे में देखती है। उस शीशे में कैरलिन को वो लड़की दिखाई देती है जो भाई बहन थे। फिर उसके बाद जवान वॉयलेट दिखाई देती है। उसके बाद दिखाई देती है मामा सेसिल। इसके बाद शीशा अचानक टूट जाता है और कैरलिन और वॉयलेट बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद कैरलिन को होश आता है, लेकिन उसकी हरकत बिल्कुल वॉयलेट जैसी है, उसकी चाल और सब कुछ, और वह खुश भी नजर आ रही है। और यहाँ लूके भी आ जाता है और बोलता है, क्या मामा सेसिल तुम ठीक हो? और कैरलिन जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ पापा जस्टिफाई। यह दोनों एक दूसरे को पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल बुला रही हैं। कैरलिन भी अब नॉर्मल बात कर रही है। दरअसल यहाँ हुडू की रिचुअल क्रिया से एक दूसरे के शरीर में आत्माओं को ट्रांसफर किया गया है। कैरलिन ने खुद को बचाने के लिए जो सर्कल बनाया, दरअसल वो बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इस रिचुअल को करने का तरीका था। कैरलिन को लगा कि इससे मैं बच जाऊंगी, लेकिन उससे तो वॉयलेट और लूके का काम आसान हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल बुला रहे हैं, यानी कि अब कैरलिन के अंदर मामा सेसिल की आत्मा है और लूके जो वकील है उसके अंदर पहले से ही पापा जस्टिफाई की आत्मा थी, इसलिए वह वॉयलेट की मदद कर रहा था। पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल दोनों पति पत्नी थे जो काले जादू की तंत्र मंत्र विद्या जानते थे। अब जो जमीन पर वॉयलेट है उसके अंदर कैरलिन की आत्मा है। यहाँ इसे आसानी से समझने के लिए आपको ले चलते हैं 90 साल पहले, जब इस घर में दो अफ्रीकी अमीर की सेवक पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल हुडू तंत्र मंत्र विद्या में माहिर थे। उन्होंने उस रात एक अनुष्ठान किया जिसमें उन्होंने घर के गोरे मालिक के दो बच्चों के शरीरों में अपनी आत्माएं ट्रांसफर कर दी। यह सब एक पार्टी के दौरान हुआ, जब मेहमानों ने उन्हें बच्चों के सामने अनुष्ठान करते हुए देख लिया और समझा वे बच्चों पर काला जादू कर रहे हैं। गुस्से में आकर भीड़ ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन असल में वे मरने वाले उनके असली शरीर थे। आत्माएं तो बच्चों के शरीर में जा चुकी थी। फिर वे भाई बहन उस घर में ही बड़े हो गए। फिर उन्होंने घर के मालिक और मालकिन को रास्ते से हटा दिया, यानी कि उन दोनों भाई बहन के अंदर पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल की आत्मा थी, क्योंकि उस रात को वह रिचुअल क्रिया पूरी संपन्न हो चुकी थी, जिसके कारण पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल की आत्मा बच्चों के अंदर आ गई थी। फिर वे भाई बहन उस घर में बड़े हो गए, लेकिन जब इन दोनों को ऐसा लगा कि ये भाई बहन का शरीर तो अब बूढ़ा होने लगा है, तो इन दोनों ने नए दो शरीर ढूंढ लिए जो थे बेन और वॉयलेट के। लेकिन जब पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल ने उन भाई बहन के शरीर से वॉयलेट और बेन के शरीर में आए, इस प्रक्रिया के दौरान उन दोनों भाई बहन की मृत्यु हो गई थी और आसपास के सभी लोगों को लग रहा था कि उनके दौरे पड़ने से मौत हो गई। लेकिन उससे पहले पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल ने यह घर और सारी जगह वॉयलेट और बेन के नाम करवा ली। इसके बाद वॉयलेट और बेन का शरीर बूढ़े हो गई, तो पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल ने नए शरीर ढूंढे जो थे लूके, जो कि एक वकील है, और कैरलिन। और अब वर्तमान समय में इन दोनों के शरीर में पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल आ चुके हैं, लेकिन इन दोनों में आने से पहले पूरी जायदाद कैरलिन के नाम कर दी। दरअसल मामा सेसिल की आत्मा कैरलिन के शरीर में है, इसलिए आपको याद दिला दूं, वॉयलेट ने पहले दिन कैरलिन से शरीर पर टेटूज वाली बात बोली थी। वो इसलिए बोली थी क्योंकि मामा सेसिल की आत्मा के लिए अगला शरीर कैरलिन का था। द स्केलेटन की कैरलिन को इसलिए दी गई थी ताकि कैरलिन खुद उस कमरे को ढूंढे और उन चीजों को देखे, ताकि उसे तंत्र मंत्र पर भरोसा होना चालू हो जाए। यह चाबी जानबूझकर कैरलिन को दी गई थी। यहाँ पापा जस्टिफाई जो लूके के शरीर में है, मामा सेसिल को बोलता है, तुम इस शरीर में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब हम दोनों का नया शरीर मिल चुका है, हम दोनों को इनमें रहने की आदत हो जाएगी। इसके बाद मामा सेसिल कैरलिन को दवा पिलाती है ताकि ये बोल नहीं सके और हमारे राज किसी को ना पता चले। अगली सुबह कैरलिन की दोस्त आती है और वो देखती है वॉयलेट बेड पर लेटी है, हिल नहीं पा रही है और बोल भी नहीं पा रही है, शायद लकवा मार गया है। यहाँ कैरलिन की आत्मा वॉयलेट के अंदर है और कैरलिन अपनी दोस्त को देखकर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन बोल नहीं पाती। दरअसल रिचुअल
एक्चुअल होने से पहले कैरलिन ने अपनी दोस्त के लिए कॉल किया था और मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ मामा सेसिल कैरलिन की दोस्त को पहचान नहीं पाती और कैरलिन की दोस्त बोलती है, कैरलिन तुमने मुझे क्यों बुलाया? यहाँ मामा सेसिल बोलती है कि हाँ मैंने बुलाया। और इसके बाद लूके बोलता है कि दरअसल वॉयलेट को कैरलिन से लगाव हो गया था, इस कारण ये पूरी जायदाद अब कैरलिन के नाम है। अब कैरलिन इस घर में ही रहेगी। लेकिन यहाँ कैरलिन का बर्ताव थोड़ा अजीब था। अब एम्बुलेंस में वॉयलेट यानी कैरलिन को ले जाया जा रहा है। कैरलिन बैन की तरफ देखती है और समझ जाती है कि इसके अंदर वकील लूके की आत्मा है, क्योंकि इससे पहले बैन के अंदर पापा जस्टिफाई की आत्मा थी। पापा जस्टिफाई ने ये शरीर छोड़ा और वकील लूके के शरीर में गई और उस वकील की आत्मा बैन के शरीर में आ गई। यहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। और इस तरीके से पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल अमर हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। कैरलिन की जगह अगर आप लोग होते तो आप क्या करते? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना और अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। धन्यवाद।